गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से अभी कर रहे होंगे, जैसा कि आपके पास लगभग अब 1.5 महीने का समय कंप्लीट रूप से बचा हुआ है। इस बीच में कई काम भी होगा, है ना। तो तैयारी को आप लगातार मजबूत करते रहिए। और इसी मजबूती को देने के लिए हम सभी मंथली टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, अगस्त 2024 महीने में जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, मंथली टेस्ट, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी विस्तार से होगा, है ना। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि बोर्ड अपने प्रीवियस क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट करता है। तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का हल कई बार, एक बार नहीं कई बार देख के जाना चाहिए, ताकि हॉल में बैठ कर के आप किसी तरीके से मिसअंडरस्टूड ना हो, है ना। और सभी प्रश्नों का हल जो है सो आसानी से कर सकें। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल में पुराने हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा हो सके, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अगस्त, है ना, अगस्त 2024 का मंथली एग्जामिनेशन का जो केमिस्ट्री का है वो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए, किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए क्या गुण है कि वो जल में घुल के, यानी एक्वस सॉल्यूशन में वो घुलने के बाद क्या देता हो, आयंस देता हो, है ना, आयंस देता हो। तो जो यूरिया है वो जल में घुलने के बाद कोई आयन नहीं देता है, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। इथेनॉल उसी तरीके से है, वो भी जल में घुलने के बाद कोई आयंस नहीं देता है, मतलब ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हमसे क्या पूछा गया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो ग्लूकोज भी जो है बच्चों, वो ग्लूकोज भी जो है वो जल में घुल के कोई आयंस नहीं देता है, मतलब ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि एसिटिक एसिड हम कह रहे हैं ना, एसिटिक एसिड जो है वो आप देखेंगे फॉर्मूला ये हुआ, तो ये जल में घुल के H+ और यहाँ पे माइनस, यानी एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है। एसिटिक एसिड जल में घुलने के बाद एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि बिजली का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों, आयंस के मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूव करते हैं और आयन के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, इसमें बिजली प्रवाहित होता है। ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो H2NCONH2, दोनों तरफ एक एक एमाइन ग्रुप है और बीच में CO है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यूरिया जो है जल में आयन नहीं देता है। इथेनॉल भी, इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये भी जल में आयन नहीं देता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये भी जल में आयन नहीं देता है। ये तीनों जल में आयन नहीं देने वाला है, मतलब ये तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जो जल में आयन देता है वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यही उत्तर हुआ हमारा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम में कितना चार्ज होता है। तो जो एक कूलम में चार्ज होता है बच्चों, वो होता है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। यानी इतना इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वो एक कूलम चार्ज के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आप कमेंट में बताइएगा कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस चीज़ को आप समझ गए कि इतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर एक कूलम होता है। जैसे प्रश्न यहाँ देखिए, आपको बजाने के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि एक कूलम में होता है 96,500 फराडे, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। यदि पूछता कि एक फराडे में कितना कूलम होता है, तब हो जाता 96,500 कूलम, है ना। एक फराडे में पूछता तब इतना कूलम होता, लेकिन देखिए ऑप्शन में ये भी दिया है, पूछा है कूलम और दे दिया फराडे में,
पूछता फ्राइडे में और देता कूलम तो ये सही हो जाता। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अगर इसको इससे गुना कर देंगे तो जो आएगा निकल के वो एक कूलम चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर को। इलेक्ट्रोलिसिस में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं शामिल हैं। यानी प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली एट, यानी इलेक्ट्रोलिसिस देखिएगा आप जो है सो गैल्वेनिक सेल है वो 2 इलेक्ट्रोड में होता है, 2 तरफ इलेक्ट्रोड होता है और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है। इधर वाला जो है तो ये एनोड है जो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड जो है वो क्या है, कैथोड है। एनोड के ऊपर क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। तो आपको बताना है जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड के ऊपर होगा या कैथोड के ऊपर होगा, या जो रिडक्शन है वो एनोड के ऊपर होगा या कैथोड के ऊपर होगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए एक, है ना, अलोन। अलोन क्या याद रखिए, अलोन। ए से अनोड किधर होगा, लेफ्ट में। अनोड किधर होगा, एनोड किधर होगा, लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, ओ से ऑक्सीडेशन। और एनोड पे चार्ज कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। इस बात को आप समझ गए, अलोन, समझ गए ना। एनोड जो है वो लेफ्ट साइड होगा और उसी पे ऑक्सीडेशन होगा और उस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए और समझिए। ऑक्सीडेशन पहले बोल रहा है तो ऑक्सीडेशन ढूंढेंगे एनोड। एनोड सबसे पहले कहाँ है, बी नंबर पे। उसके बाद जो अपने आप बच गया कैथोड, उस पर रिडक्शन होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि यूरेनियम को डैश के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम को डैश के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किसके द्वारा, UF4, है ना। UF4 का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करके यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। ऑप्शन है डेल एच यानी टोटल हीट, यहाँ पे इंट्रॉपी दिया हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है, या क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये मतलब क्या होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी, और यही आंसर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। जैसे इस बात को आप समझिए, समझना क्या है कि एक जैसे कि बनाए ग्राफ और इधर है POR यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर है एक्टिवेशन एनर्जी, इधर इस एक्सिस में और इस एक्सिस में बनाए हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे ग्राफ में है कि इस तरीके से अभिक्रिया को दिखाया गया है, यानी यहाँ पे जो है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और इधर आके क्या बन जा रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करना पड़ता है, यानी इसको लुढ़कते 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 ऊपर से होकर के इधर आना पड़ता है। सोचिए कि बिना कैटलिस्ट को इसको इस बैरियर को पार करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। जबकि यदि इसी अभिक्रिया में कैटलिस्ट को ले आया जाए, कैटलिस्ट को ले आएंगे ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ये क्या कर देता है, डाउन कर देता है, डाउन कर देता है। ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी बिना कैटलिस्ट के है और यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ है। तो सोचिए कि इस रिएक्टेंट का 2 पाथ हो गया। बिना कैटलिस्ट को इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए ऊपर से होकर के गुजरना पड़ रहा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसको ज़्यादा लगेगा। जबकि कैटलिस्ट जब प्रेजेंट है तब इसको यहाँ से ही गुजरना पड़ रहा है प्रोडक्ट के लिए, नीचे से ही। तो ये तो क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या कर दिया, यहाँ से इतना कम कर दिया ना, डाउन कर दिया। मतलब कैटलिस्ट के उपस्थिति में क्या कम हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। आप इस बात को समझ गए। कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट का काम है सर EA को घटाना, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। समझ गए क्यों घटता है बढ़ता है, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रभावित होता है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसके आंतरिक सर्किट में आयन्स फॉलोज करता है ना, क्या करता है, आयन फॉलोज करता है। एक बात को आप समझ जाइए
कंडक्टर आप दो प्रकार का पढ़े होंगे, एक मेटालिक कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर, और एक पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बिजली प्रवाहित होता है, यानी कि जो जितने धातु हैं वो बिजली के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इसके कारण बिजली इसमें प्रवाहित होती है ना। इस बात को आप समझ रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि आयंस होते हैं। जैसे NaCl का सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन को घोलेंगे तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं और ये आयंस मूव करते हैं, इसी के कारण इसमें बिजली प्रवाहित होती है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बिजली का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस मूव करते हैं। और धातु बिजली का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आप ये चीज़ को समझ गए होंगे। तो गैल्वेनिक सेल है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है ना, गैल्वेनिक सेल में। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे हुआ मतलब आयन मूव करता होगा, यानी आयन ही जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 7। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जो ड्राई सेल है ना उसमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर को देखिए, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है। तो अभिक्रिया का क्रम या तो पूर्णांक होगा या अंश यानी कि फ्रैक्शन होगा या शून्य होगा, जीरो होगा। पूर्णांक मतलब नेगेटिव जीरो विथ पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो, इसको बोलते हैं इंटीजर। अंश मतलब आप समझ रहे हैं जो फ्रैक्शन हो, और शून्य आप समझ रहे हैं। तो अभिक्रिया का जो दर है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। 9 नंबर को देखिए, दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान होती है? दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट स्थिरांक मतलब के। ठीक है, के। तो देखिए के जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग यूनिट होगा, और सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग यूनिट होगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट तो एक ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? तो होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। जबकि के जो रेट कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो इसके बराबर हो गया। मतलब क्या है कि अभिक्रिया के दर और स्थिरांक, है ना, दर का स्थिरांक, अभिक्रिया का दर स्थिरांक, अभिक्रिया का दर और दर स्थिरांक दोनों के लिए यूनिट किसके लिए सेम हुआ? जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। जबकि के का जो यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए है वो होता है पर सेकेंड, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, है ना। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। यानी कि रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। याद रखिएगा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? शून्य ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें रेट का भी और के स्थिरांक का दोनों का यूनिट यही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही आर्हेनियस समीकरण क्या है? तो जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है ना वो तो आप जानते ही होंगे, K = E/-EA/RT, जहाँ पे K क्या है? रेट कांस्टेंट है, A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है, E तो एक्सपोनेंशियल है, EA क्या है? तो EA एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका चर्चा हम अभी ऊपर कर रहे थे, R रियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो यही हुआ, देख लीजिए इसके साथ मिल रहा है जो लिखे हैं। उसके बाद 11 नंबर है, प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक किसको बोलेंगे? जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड हो। इलेक्ट्रॉन क्या हो? जोड़ा हो। ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हो तो उसको डायामैग्नेटिक बोलेंगे। और वो क्या होता है? ऑरम यानी गोल्ड, है ना। गोल्ड क्या होता है? डायामैग्नेटिक नेचर का होता है।
यदि इलेक्ट्रॉन क्या रहे, अनपेयर्ड रहे, तो उसको बोलेंगे पारामैग्नेटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड है तो समैरियम 3+ आयन, Sm3+ आयन का रंग कैसा होता है, येलो। कैसा होता है, येलो। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि Fe 2 इलेक्ट्रॉन, F2 सॉरी Fe नहीं है, Fe को यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2F- में, जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बताया है कि 2.8 वोल्ट है। कितना दिया हुआ है, 2.8 वोल्ट दिया हुआ है। इसी अभिक्रिया को क्या कर दिया कि यहाँ पे हाफ कर दिया, हाफ F2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कर दिया F-। अब पूछा जा रहा है कि इसके लिए E0 का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिएगा, जो E0 का वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जितना यहाँ होगा उतना ही इसके लिए भी होगा। तो 2.8 है, तो आंसर भी 2.8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 14 को, नमक फूल में शामिल है, यानी सॉल्ट ब्रिज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर अगर पाउडर का, है ना। किसका, अगर अगर पाउडर का। या इसके अलावा जो है ऐसे खास करके जो सॉल्ट ब्रिज है, जैसे दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए जो यूट्यूब में भरा जाता है ना, ये है यूट्यूब, है ना, ये है यूट्यूब। इसमें जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, अगर अगर। इस सॉल्ट ब्रिज में, यही ना सॉल्ट ब्रिज है, तो इस सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा जाता है, अगर अगर पेस्ट भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सेल दिखाया गया है। सेल क्या है, H2+H+ और Ag+ से Ag के लिए सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा, ये लेफ्ट में है मतलब ये एनोड है, और ये राइट में है मतलब कैथोड है। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 कैथोड के लिए माइनस E0 एनोड के लिए। तो कैथोड वाला का वैल्यू आपको याद रखना होगा, जो सिल्वर के लिए वैल्यू होता है ना, वो होता है 0.80, और एनोड में जो हाइड्रोजन है उसके लिए क्या होगा, 0। तो घटा लीजिएगा इसमें, तो 0.8 वोल्ट ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.8 वोल्ट। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया गया है E0 जो है क्रोमियम का, E0 क्रोमियम का इतना है 3+ से, यानी कि यहाँ पे 3+ से इससे इसमें जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है। 3+ से Cr में जाने के लिए, Fe2+ से Fe के लिए दिया हुआ है दोनों का वैल्यू। इसमें पूछा जा रहा है सेल का पोटेंशियल। तो इसमें पहले आपको क्या निकालना होगा, इसमें पहले आपको E0 सेल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, E0 सेल जब निकालिएगा तो इसमें से ये जो है ना Fe2 से इसमें आप जाइएगा, जैसे देखिए Fe2+ से Fe में जा रहा है, तो -0.42 में से माइनस कर कीजिएगा किसको, 0.72 वोल्ट को। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 0.72 में माइनस होगा 0.42, तो लगभग बचेगा प्लस 0.30। तो E0 सेल जो है ये इतना आया। आंसर ये नहीं है, ये सोचिए कि जो प्लस 0.30 वोल्ट आया ना, आंसर ये नहीं है। इसको फिर से नस्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नस्ट इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन है। तो नस्ट इक्वेशन होता है E = E0 माइनस 0.059/n log Q। ये नस्ट इक्वेशन है। इसमें तो ये चीज़ हम निकाल लिए हैं, है ना, आया था ना +30 ये। और यहाँ पे n जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये चीज़ भी कैलकुलेट करना होगा। टोटल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, Q भी निकालना होगा। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा, यानी कि 0.261 वोल्ट के बराबर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर 2Cr जो है 2Cr 3+ में 6 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 2Cr में। उसके बाद ऐसा ही जैसे देखिए
कि 3Fe2 प्लस में ये गड़बड़ हो रहा है ना, ये गड़बड़ हो रहा है। अगर बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे पहले 3 से Cr में जा रहा है, यानी कि Cr3 प्लस में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लें तो 3 दूना 6, इसको 2 करेंगे तो इसको 6 करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 Cr बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर Fe का बात हो, Fe 3 लें और इसको 3Fe2 प्लस करें तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको ओवरऑल अभिक्रिया को जोड़िएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 2 और 3 जुड़ जाएगा एक तरफ, और 2 और 3 जुड़ जाएगा एक तरफ। तो यहाँ से जो है ना टोटल जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपको दिख रहा होगा, 6 होगा n का वैल्यू। तो नस्ट इक्वेशन में जो आप पुट करेंगे ना, नस्ट इक्वेशन किस में, E = E0 माइनस 0.059 n log Q। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो ये चीज़ आपको निकल के आएगा। कोशिश कीजिएगा सॉल्यूशन करने का। क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से कौन शून्य अभिक्रिया है, यानी कि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए याद ये रखना है कि T3/4 जो A0 है ये सभी नहीं है। आप इसको देख के याद रखिए, कहे कि इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में होश पोछ हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अभिक्रिया के लिए 6 स्थिरांक दिया गया है। डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू इतना, देन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी, है ना। तो आप देखिए कि टी हाफ अगर निकालेंगे ना तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 के। तो के का वैल्यू दिया हुआ है, इसके साथ के का वैल्यू यहाँ पे गुना कर देंगे तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा 6.3 × 10⁸ सेकेंड, है ना। ये चीज़ क्या करेंगे, टी हाफ निकालते हैं तो क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि 0.693 के का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, के को गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 क्या है कि अगर A + B गिव्स P, है ना, A और B मिलके प्रोडक्ट दे रहा है जिसमें रेट दिया हुआ है dx dt इज इक्वल टू k A⁴ और B⁴ तो अभिक्रिया का क्रम होगा, ऑर्डर क्या होगा, अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा। तो अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होता है कि जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जो है रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन का पावर कितना है A है और इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है B। तो एक्चुअली जोड़ने के बाद यही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट है। यहाँ पे देना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लिखना चाहिए, इतना लिखने के बाद होना चाहिए कि dx dt बराबर जो है k है। तब देखिए कि क्या होता, तब क्या हो जाता, जीरो ऑर्डर होता। कैसे होता वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि A और B से P दे रहा है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। बात यह है कि जब मुद्दा पे बात किया जाता है तो थोड़ा सा टफ लगता है ना। ये इसी में जैसे dx और dt ये रेट है, दिया हुआ है कि k और A का कंसंट्रेशन A और B का कंसंट्रेशन B है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे होता कि dx dt बराबर k है, यानी dx/dt बराबर k है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो रेट है वो सिर्फ इस कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसके कंसंट्रेशन से क्या है इंडिपेंडेंट है। जब किसी यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं समझ रहा हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझेंगे कि प्रश्न में ये चीज़ होना चाहिए था कि dx dt किसके बराबर होगा, k के बराबर। और जब k के बराबर ही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन जब इंडिपेंडेंट होता है तो वो अभिक्रिया जीरो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कि k इज इक्वल टू A⁴ A e⁻ -A/RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है।
विच वन इज करेक्ट फॉर ये, इस इक्वेशन के लिए कौन करेक्ट है। तो यहाँ बोला गया कि ये एक्टिवेशन ऊर्जा है, तो यही तो सही है, ये एक्टिवेशन ऊर्जा है ही है। आर रियल गैस कांस्टेंट है, जबकि यहाँ रेडबर्ग बोल दिया, ये गलत है। के क्या है, तो के रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, ये भी गलत है। ये यहाँ पे क्या है, एडजॉर्प्शन बोल दिया है, ये एडजॉर्प्शन नहीं है, ये आर्हेनियस कांस्टेंट है ना। तो सही क्या होगा, ए नंबर होगा कि यहाँ पे जो ई है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, एक अभिक्रिया लिखा गया है अमोनिया बनाने के लिए, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। N2 गैस है, वो 3H2 यानी हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। इस अभिक्रिया के लिए सही विकल्प है। फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस द करेक्ट ऑप्शन इज। तो रेट लिखा गया है, रेट कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है ना, तो घटने वाला के लिए क्या लिखते हैं, -dN2/dt। ये बराबर होगा किसके, तो -1/3, ये जो 3 है ना वो बटे में हो गया, और क्या होगा dH2/dt, और जो बन रहा है वो प्लस में होगा, प्रोडक्ट बन रहा है ना, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और जो बन रहा है वो प्लस में होगा, +1/2 कौन NH3/dt। तो मिलाइए, ऑप्शन में जब मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा, दिख रहा होगा -1/3 dH2/dt और 1/2 dNH3/dt, यहाँ से इतना लिया गया है। जबकि ये तीनों आपस में कोई भी बराबर हो सकता है, ये चीज़ आप याद रखिए। ऑप्शन में सिर्फ ये दोनों को आपस में बराबर करके दिखाया गया है, किसको किसको, इसको और इसको। कैसे, 1/3 -dH2/dt बराबर होगा किसके, इसके। यानी कि माइनस में दिखाया क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसको प्लस में दिखाएंगे, +12 dNH3/dt, है ना। ये माइनस दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन यहाँ पे H2 का डिक्रीज हो रहा है, ये H2 अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्लस दिखा रहा है कि यहाँ पे अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 को, कि अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, D5 में, D6 में, D7 में, D8 में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो D5 में, पाँचों का पाँचों अनपेयर है। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5, पाँचों का पाँचों अनपेयर है। जैसे 6 करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा, 7 करेंगे तो 2 पेयर हो जाएगा, 8 करेंगे तो 3 पेयर हो जाएगा। तो 5 वाला में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। और मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते कैसे हैं, यानी कि न्यू इज इक्वल टू हम निकालते हैं n × n+2 अंडर रूट, है ना, न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n × n+2 Bm, बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी बिजोड़ा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें 5 है सबसे ज़्यादा अनपेयर, तो यहाँ 5 रखिएगा, 5 और 5 और 2 7, 7 7 पछे 35, अंडर रूट 35 का निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का आएगा, है ना। आप समझ गए होंगे क्या देखना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए दिखना है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है। तो इसमें 5 अनपेयर है, इसमें 4 अनपेयर है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो 5 वाला का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, है ना, सबसे कम इसका होगा, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, एक्टिनाइड की स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड +3 शो करता है। एक्टिनाइड सीरीज में सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, गांठ बांध लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पूरे वर्ष, है ना, पूरे 12 महीने आप पढ़ाई करके यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज लगा रहे हैं। अभी अंतिम में आके यदि आपको हम रामायण का पाठ पढ़ाने लगें तो आपका दिमाग भी अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को छुआ जाए। 24 नंबर है कि कोरोसिव सब्लिमेट का सूत्र होता है, तो HgCl2 इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट, है ना। उसके बाद 25 नंबर है कि निम्नलिखित में +4 आयन जिसके 4f सबसेल आधा भरा होता है, यानी +4 आयन ऑफ विच हैज़ हाफ फील्ड 4f सबसेल, तो Tb, है ना। Tb यानी कि Tb का आप इसको लिख के देखिएगा, Tb4+ को लिखिएगा ना, तो इसमें जो f ऑर्बिटल होगा उस पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि अम्लीकृत KMnO4 को किसके द्वारा रंगहीन किया जाता है, तो Br2 के द्वारा। इसके अलावा इसको SO2 गैस से कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीकृत KMnO4 को कौन सा जो है सो गैस क्या करता है, रंगहीन करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसके साथ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट लाल अवक्षेप देता है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ना पोटासियम क्रोमेट, पोटासियम यहाँ पे अभिक्रिया लिख दिए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट पोटासियम क्रोमेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, पोटासियम नाइट्रेट और सिल्वर क्रोमेट। ये जो सिल्वर क्रोमेट है ना Ag2CrO4, यही रेड PPT होता है। रेड PPT का निर्माण यही होता है ना, सिल्वर क्रोमेट। अभिक्रिया लिख दिए हैं आपके सहूलियत के लिए, इस अभिक्रिया को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ऑक्साइड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आयनिक। तो मैग्नीज का MnO जो है ना ये आयनिक है, बाकी सब कोवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, मैग्नीज अचीव्स इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। तो कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किस में है वो निकालना है। देखिए ना, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए इसमें कितना हुआ 6, यानी 6 माइनस, तो मैग्नीज पे कितना 6+, यहाँ पे 6+ हुआ। उसी तरीके से 4, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस बटे 3, 8/3 हुआ ना, ये प्लस वाला से डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो होगा, मतलब 6 से तो कम ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 पोटासियम K+ के लिए दे दीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 1 K+ के लिए दे दीजिए, तो +7 बचेगा। इसमें +7 है और इसमें निकाल लीजिए 4 दूनी 8, 8 में से 2 इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे +6 बचेगा। यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, यहाँ पे 8/3 और यहाँ पे 7, तो सबसे ज़्यादा कहाँ 7। KMnO4 में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। पोटासियम परमैंगनेट में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और सबसे अधिक होता है। मैग्नीज जो है वो अधिकतम +7 ही शो करता है, यह भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट को देखते हैं कि निम्नलिखित में क्रोमियम का आयनिक रेडियाई न्यूनतम है। आयनिक रेडियाई किस में जो क्रोमियम का है, देखिए यहाँ भी क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम है, तो आयनिक रेडियाई क्रोमियम का सबसे कम कहाँ पे है। तो देखिए इस प्रश्न को ऐसे बनाना है, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कंपाउंड में अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, उसी कंपाउंड में क्रोमियम का आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा मतलब क्रोमियम का, तो निकालते हैं। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, इसे देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 4 दूनी 8, तो 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, तो 4 के लिए कितना होगा 8 माइनस होगा। तो जब ऑक्सीजन पे 8 माइनस, तो इस पे 2 प्लस दे दिए, तो बचा कितना 6 माइनस, और 6 माइनस बैलेंस कौन कर रहा है, क्रोमियम, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन यहाँ कितना है +6। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे है 2 दूनी 4, 4 माइनस, तो क्रोमियम के ऊपर भी कितना 4 प्लस, यहाँ पे है 2, तो क्रोमियम के ऊपर कितना +2, यहाँ पे है 2, तो क्रोमियम के ऊपर कितना +2। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर हुआ 6,
हम क्या बोले, 6 है, 4 है, 2 और 2 है। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा। 6 प्लस यहाँ क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 2 है और प्लस 2 है। एक ही आयन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज जिस कंपाउंड में हो उसका आयनिक रेडियस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आयनिक रेडियस ये ज़्यादा होगा, ये होगा, और इसमें आयनिक रेडियस सबसे कम होगा। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम फिर एक बार समझा ये रहे हैं कि यदि देखिए Cr पे 1 प्लस हो, Cr पे 2 प्लस हो, यानी क्रोमियम पे 3 प्लस हो, क्रोमियम पे 4 प्लस हो, क्रोमियम पे 5 प्लस हो, और अगर क्रोमियम पे ही 6 प्लस हो, और पूछा जाए कि निम्नलिखित आयन में सबसे अधिक जो है आयनिक रेडियस यानी आयन का साइज जो है त्रिज्या किस में है, तो जिसमें सबसे कम चार्ज उसका रेडियस ज़्यादा, जिसमें कम चार्ज उसका रेडियस ज़्यादा। तो सबसे कम रेडियस वाला कौन होगा, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा। क्यों होगा, इस बात को समझिए। जैसे ये न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस से जब प्लस होता है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो मान के चलिए कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लॉस कर दें तो Cr पे 2 प्लस बनेगा ना, तो एक कक्षा ही गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ऐसा बचेगा। ये वाला गायब हो जाएगा तो सिर्फ यही ना बचेगा। तो देखिए इसका रेडियस कम हुआ ना इसके तुलना में, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस मापा जा रहा था, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ मापा जाएगा। तो जितना प्लस होते जाएगा उतना ही उस आयन का साइज क्या होते जाएगा, छोटा छोटा फिर छोटा, है ना, छोटा, इस तरीके से होता जाएगा। जितना अधिक प्लस चार्ज उतना ही उस आयन का साइज छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा +6 है, तो इसी में क्रोमियम का जो है सो आयनिक रेडियस सबसे कम है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। किसी भी प्रश्न में अभी आपको दिक्कत है तो कमेंट में कर है सो ज़रूर लिखिए इस बात को। वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट में लिखिए, और नहीं लगा है तो मान के चलिए कि मेरा ही गलती है, आप नहीं साल भर पढ़ाई किए हैं तो भी मान के चलिए कि मेरा ही गलती है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं ना। लेकिन आप वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए। मेरा बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार देखने से आपको प्रश्न जो है आपके दिमाग में ज़रूर बैठेंगे और आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ मदद मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप अपने पढ़ाई में काफ़ी मन भी लगा रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि इस टाइम आपको सबसे अधिक सेल्फ स्टडी पे टाइम देना चाहिए। किस पे, सेल्फ स्टडी पे, है ना। कोशिश कीजिए कि घर में इन प्रश्नों को करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा जब मन नहीं लगता है तो इस प्रश्नों को देखिए, बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए एक ही वीडियो को, और उसके बाद अधिक से अधिक कम से कम 6 से 8 या 10 घंटा तक सेल्फ स्टडी कीजिए। नोट्स जो हैं उनको रिवाइज कीजिए, बुक्स पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।